Hello students, in this lecture I am going to cover induction motor protection. ठीक है, so before going to the protection, first we should know कि what kind of abnormal condition or what kind of faults occur in a induction motor. ठीक है, तो see basically इंडक्शन मोटर में जो भी एबनॉर्मल कंडीशंस या फॉल्ट्स आए हैं उनको तीन साइड मतलब उसके जो तीन सेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली उसको कैटेगराइज किया है. ठीक है, तीन सेक्शन मतलब इंडक्शन मोटर हुआ, उसका सप्लाई हुआ, देन उसका लोड हुआ, है ना. तो सप्लाई मोटर और लोड के अकॉर्डिंगली वो थोड़ा कैटेगराइज हुआ है उसका. ठीक है, तो सप्लाई साइड में जो एबनॉर्मल कंडीशंस है वो है फॉल्ट ऑन मोटर टर्मिनल, अनबैलेंस्ड सप्लाई वोल्टेज, सिंगल फेजिंग, रिड्यूस्ड सप्लाई वोल्टेज और रिवर्सल ऑफ फेजेस. ठीक है, फिर मोटर में आता है फेज फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट और इंटरटर्न फॉल्ट. ठीक है, इंटरटर्न जो वर्ड है ये ऑलरेडी हमने ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में ये पढ़ा था. ठीक है, तो इंटरटर्न मतलब वहाँ पे क्या एक्चुअली होता है, जो वाइंडिंग्स है वो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स जो है वो कुछ वाइंडिंग्स ऐसे शॉर्ट हो जाती हैं. ओके, सो वो उसमें जो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं वो फिर इंटरटर्न फॉल्ट के अंदर आता है. ठीक है, फिर थर्ड वन आया है लोड सेक्शन. तो लोड सेक्शन में क्या क्या एबनॉर्मल कंडीशंस है, फेलर ऑफ बियरिंग, प्रोलॉन्ग्ड ओवरलोड, रोटर जैम. ठीक है, हर एक ये जो सारे एबनॉर्मल कंडीशंस है इसको इंडिविजुअली एक एक करके हम देखने वाले हैं. ठीक है, ओके. सो बिफोर गोइंग टू दैट, शायद से आपको ध्यान पे होगा अगर जो इंडक्शन मोटर में करंट का इक्वेशन होता है, ठीक है, रोटर का जो करंट का इक्वेशन होता है वो हम कैसे लिखते हैं. ये होता है लाइक सी, अगर मैं रोटर का करंट I2 ले रही हूँ तो I2 विल बी इक्वल्स टू रहेगा स्लिप इंटू E2. E2 क्या है, रोटर का EMF रहेगा. ठीक है, S इंटू E2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, SX2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो है दिस इज बेसिक एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है इंडक्शन मोटर में, मशीन में आपने पढ़ा होगा रोटर साइड के करंट का फॉर्मूला. ठीक है, तो I2 इक्वल टू हुआ SE2, S इज दी स्लिप, फिर E2 है उसके रोटर का जो EMF है वो, देन डिवाइड बाय रूट अंडर R2 स्क्वायर. R2 क्या है यहाँ पे, जो रोटर का रेजिस्टेंस होगा. ओके, तो R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का स्क्वायर. X2 क्या है, लीकेज रिएक्टेंस इन दी रोटर. ठीक है, तो उससे S का मल्टीप्लिकेशन हुआ इन द होल स्क्वायर. ओके, तो ये हुआ करंट का फॉर्मूला. ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो रोटर का करंट है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ स्लिप. ठीक है, मतलब स्पीड से उसका रिलेशन है. ओके, स्लिप को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, S इक्वल टू NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड माइनस रोटर का स्पीड होल डिवाइडेड बाय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड. ठीक है, तो यहाँ से आता है स्लिप, है ना. सो स्लिप चेंज हुआ मतलब क्या हो रहा है, रोटर का जो स्पीड है उसमें कुछ तो वेरिएशन होगा, देन ओनली उसका जो इफेक्ट है वो स्लिप में पड़ेगा. ठीक है, और उसकी वजह से फिर आपको किस में इफेक्ट देखने को मिलेगा, रोटर के करंट के पे इफेक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये हमको काम में आने वाला है. ठीक है, ओके. ये जो स्टार्टिंग करंट का जो थ्योरी है वो एक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, an induction motor draws a very large starting current of the order of 6 to 8 times the full load current if started direct on line. मतलब स्टार्टिंग टाइम पे बोल रहा है, जब स्टार्ट होता है मोटर उस केस में जो रोटर करंट है वो बहुत ही बड़ी वैल्यू ड्रॉ करता है. अब ये बड़ी वैल्यू क्यों ड्रॉ करता है, बिकॉज एट स्टार्टिंग क्या होता है, जो रोटर का स्पीड है वो जीरो रहेगा. ओके, तो जब रोटर की स्पीड जीरो है सो आपको जो स्लिप है उसकी वैल्यू बड़ी मिलेगी, मतलब सॉरी उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 के अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब मिलेगी. ठीक, तो फिर I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इक्वल टू हो जाएगा E2 डिवाइड बाय रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर. ओके, तो बिकॉज ऑफ स्लिप की वैल्यू जो 1 है उसकी वजह से स्टार्टिंग में जो करंट आता है रोटर में करंट वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू का रहता है. ठीक है, एक्सेसिवली हाई रहता है, मतलब इट इज़ अराउंड 6 to 8 टाइम्स दी जो भी रेटिंग है फुल लोड करंट की जो रेटिंग है उससे 6 से 8 टाइम्स रहता है. ठीक है,
ओके, सो यही रीज़न है एक्चुअली, ये स्लिप का ये जो पूरा रिलेशन बताया ना यहाँ पे, यही रीज़न है जिसकी वजह से ये 6 to 8 टाइम्स बताया है फुल लोड करंट के, ठीक है। The amplitude of starting current may be comparable to fault current. Therefore, the overcurrent protection provided to the motor must be able to discriminate between a genuine fault and an overcurrent due to starting of the motor. मतलब क्या कि सी अगर आप ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले प्रोवाइड किए हो इंडक्शन मोटर में, ठीक है, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन का क्या प्रिंसिपल रहता है? ओवर करंट प्रोटेक्शन काम ये रहता है कि अगर वॉट एवर द रेटेड करेंट ऑफ द मशीन, जो भी रेटेड करेंट रहेगा मशीन का, उस रेटेड करेंट से अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है मशीन से, ओके, तो जो ओवर करेंट रिले है वो ऑपरेट करेगा, फाइन। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है कि स्टार्टिंग में जो बिकॉज स्टार्टिंग में हमको हाई करंट मिल रहा है रोटर का, तो अगर वो करंट ज़्यादा है स्टार्टिंग में, तो मे बी ऐसे कंडीशन में जो ओवर करंट रिले है उसको कंफ्यूजन हो कि क्या ये फॉल्ट करंट है ना, बिकॉज उसको करना क्या रहता है कि खाली उसको वो जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, पिकअप वैल्यू है, उससे कंपेयर करके देखना रहता है। अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो गई करंट तो क्या होना है, रिले को ऑपरेट होना है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो रिले जो है वो ऑपरेट हो सकता है। तो यही इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले है उसको डिस्क्रिमिनेट करने आना चाहिए बिटवीन जो जेन्युइनली फॉल्ट हो रहा है वो और ओवर करंट जो हो रहा है स्टार्टिंग में उसके बीच, है ना। ओके, so hence coordination between starting characteristic of motor and overcurrent relay is required. Okay, so starting characteristic of motor और overcurrent relay का जो coordination है वो बहुत ही मतलब it requires. okay, तो ये सी यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ओके, ये ग्राफ किसका दिया है, टाइम और करेंट का ग्राफ है, ठीक है। सी ये जो कर्व है ये है स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है करंट और टाइम का जो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म हो रहा है वो ये बताया है इस कर्व से। और फिर ये जो डैश डैश वाला कर्व है ये दिस कर्व इज शोइंग ओवर करंट रिले कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो ओवर करंट रिले हम यूज़ कर रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। देन ये जो लाइन दिख रहा है थर्ड कर्व ये बता रहा है थर्मल कैपेबिलिटी। ओके, थर्मल कैपेबिलिटी मतलब ये कहाँ से आया, थर्मल कैपेबिलिटी मतलब सी नॉर्मली कोई भी मशीन अगर ऑपरेट होता है तो ऑपरेट हो रहा है मतलब क्या, उसमें कुछ तो करंट फ्लो हो रहा है, और जब वो करंट फ्लो हो रहा है तो देयर विल बी सम हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये थर्मल कैपेबिलिटी वर्ड आया, मतलब कि वो मशीन कितना थर्मल कैपेबल मतलब टेम्परेचर कैपेबल करने का उसका क्या बोलना चाहिए, कैपेबिलिटी कितनी है टेम्परेचर बियर करने की, फाइन। सो वो दोनों की मतलब ये जो ग्राफ है, तीनों ग्राफ पे ये सारा चीज़ बताया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ओवर करंट रिले कैरेक्टरिस्टिक है वो इन बिटवीन है, मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर और थर्मल कैपेबिलिटी के बीच में है। ओके, तो ये मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक से ऊपर में है ओवर करंट रिले, इसका मतलब है कि जो भी स्टार्टिंग करंट आता है आएगा किसी इंडक्शन मोटर में, ओके, तो अगर हम ओवर करंट रिले यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मशीन में तो ओवर करंट रिले का जो पिकअप वैल्यू है, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वो हमको कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा कि जो उसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी उसकी जो स्टार्टिंग वाली ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है उससे ज़्यादा रहे, मतलब अगर उसकी सपोज अगर 6 to 8 टाइम अगर करंट फ्लो हो रहा है स्टार्टिंग में, है ना, तो जो हम ओवर करंट रिले यूज़ करेंगे उस मशीन में उस करंट की वैल्यू 6 से 8 टाइम जो स्टार्ट रेटेड करंट से जो 6 से 8 टाइम्स हो रही है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए। देन ओनली क्या है कि वो जो फॉल्ट कंडीशन आ रहा है उसको वो कैच करेगा, ना कि जो स्टार्टिंग में हाई करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ऑपरेट हो, है ना। ओके ओके, तो हाँ, नेक्स्ट लाइन लिखा है इट कैन बी सीन फ्रॉम फिगर 9.2, इस फिगर की बात कर रहे हैं, दैट द ओवर करंट रिले कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी अबव द स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक बट बिलो द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटर, ठीक है।
This will ensure that the protective relay does not operate during starting phase during starting phase of the motor, but will positively operate when the load exceeds the motor's thermal capability. मतलब क्या है कि जो ओवर करंट रिले है वो कब काम करेगा? जब भी थर्मल कैपेबिलिटी जो भी जितना भी है मशीन का उससे ज़्यादा अगर होता है तब उसको ऑपरेट करना है, एंड जो स्टार्टिंग करेंट है उसके लिए वो एंटरटेन नहीं करेगा। मतलब नॉर्मली जो भी स्टार्टिंग करेंट फ्लो हो रहा है वो दैट विल बी दी कम्स अंडर द नॉर्मल ऑपरेशन, पर जब उसकी पिकअप वैल्यू से ज़्यादा होगा तब जो रिले है ओवर करंट रिले वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, ओके। आगे फिर आता है जो फॉल्ट्स पढ़ रखा था उसके बारे में इंडिविजुअली स्टडी करने की। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स में आ रहा है फॉल्ट ऑन मोटर टर्मिनल। ठीक है, फर्स्ट वन है फॉल्ट ऑन मोटर टर्मिनल। इसमें क्या है, द फेज फॉल्ट करंट एट द टर्मिनल ऑफ मोटर is considerably larger than any normal current such as starting current or any internal fault current. Hence, a high set instantaneous overcurrent relay is recommended for fast, reliable and inexpensive and simple protection. जो फेस फॉल्ट करंट होता है मोटर के टर्मिनल में वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्सेसिवली हाई होता है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर। ठीक है, सो इस तरह के जो एक्सेसिवली हाई करेंट्स हो रहे हैं, सो मतलब क्या, हाई करेंट्स आ रहे हैं मतलब क्या होना है कि थर्मल इफेक्ट होगा, वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट होगा तो उसका फिर रिजल्टिंग क्या होता है कि मे बी वाइंडिंग या मशीन जो है वो जल सकता है। ओके, और तो ऐसे एक्सेसिव करंट से इसलिए मशीन को बचा के रखते हैं। ठीक है, ओके। सो इस तरह के फॉल्ट्स के लिए इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले यूज़ करना होता है। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले क्या होता है, लाइक जिसमें हम कुछ लाइक ऐसा जो रिले जो इंस्टेंटली ऑपरेट करता है विदाउट एनी डिले, है ना। मतलब आइडियली हम ऐसा कहते हैं कि विदाउट एनी डिले, बट कुछ तो थोड़ा बहुत लाइक कुछ माइक्रो सेकेंड्स में उसका कुछ सेटिंग होता है। आइडियली हम कहते हैं कि इंस्टेंटली ऑपरेट करता है, बट कुछ माइक्रो सेकेंड्स उसका डिले रहता है। ओके, तो इस तरह के जो इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले है वो यूज़ में आते हैं, मतलब वो यूज़ करना है अगर हमको फेज फॉल्ट होता है उस केस में। ठीक है, ये जो मोटर टर्मिनल्स में जो फॉल्ट्स हो रहे हैं उसके लिए। ठीक, ओके। नेक्स्ट है फिर फेज फॉल्ट इनसाइड दी मोटर। फेज फॉल्ट इनसाइड दी मोटर, ठीक है, इसमें क्या है हम देखते हैं आगे। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेज फॉल्ट एज वेल एज ग्राउंड फॉल्ट कैन बी प्रोवाइडेड यूजिंग आइदर फ्यूजेस और ओवर करंट रिलेज डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज रेटिंग एंड साइज ऑफ द मोटर। सी, देखो, कोई भी मशीन हो तो उसमें हम प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं कि वो जो मशीन है वो कितना बड़ा है, उसकी रेटिंग क्या है ना। छोटे छोटे अगर मशीन से छोटे छोटे मोटर्स है तो उसमें लाइक फ्यूज़ इज़ ओके, है ना। फ्यूज़ नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मशीन्स में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम बड़े प्रोटेक्शन स्कीम्स लगाते हैं, बड़े लाइक बड़े मतलब क्या, जैसे हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगा दिया, हमने कुछ ओवर करंट लगा दिया, तो वो उसका लाइक वहाँ पे उतना यूज़ है उसका। ओके, पर छोटा मशीन है और उसके लिए आप इतना बड़ा प्रोटेक्शन स्कीम लगाओगे इतना पैसा खर्च करके, तो वो तो वहाँ वैसे चीज़ों के लिए फिर फालतू हो गया, है ना। मतलब वेस्ट ऑफ मनी हो गया, फाइन। तो इसके वजह से क्या है कि मशीन्स को कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको साइज और उसके रेटिंग के अकॉर्डिंगली उसके क्या उसमें क्या प्रोटेक्शन देना है वो कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर छोटे मशीन्स हैं तो छोटे मशीन्स में हम लाइक फ्यूजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट मोटर्स विल बी प्रोटेक्टेड बाय HRC फ्यूजेस। HRC हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस यूज़ होते हैं काफ़ी सारे मोटर्स में। The fusing current should be greater than the starting current of the motor. The fuse operating time should be less than the permissible log rotor time of the motor. ये क्या कह रहा है, फ्यूजिंग करंट को क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर से ज़्यादा। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज स्टार्टिंग करंट जो है वो कुछ तो लाइक 6 से 8 टाइम ज़्यादा है नॉर्मल रेटेड करंट से। तो अगर सी नॉर्मली स्टार्टिंग जैसे ही हमने मोटर स्टार्ट किया, ओके, और स्टार्टिंग में जो हाई करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से अगर फ्यूज़ काम कर गया, मतलब फ्यूज़
उसमें उस केस में ऑपरेट कर गया तो वो तो सही बात नहीं है ना, बिकॉज वो तो नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है मशीन का, उसमें फ्यूज काम ऑपरेट कर गया तो दैट इज नॉट क्या बोलना चाहिए, वो सही नहीं है। ओके, तो इसके वजह से यहाँ पे भी क्या किया है, अगर हम फ्यूज यूज कर रहे हैं किसी उस मोटर में, तो फ्यूज का जो क्या फ्यूजिंग करंट जो होता है तो फ्यूजिंग करंट जो है दैट शुड बी हायर देन द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर, तभी वो बराबर ऑपरेट करेगा। ठीक है, ओके। और फ्यूज ऑपरेटिंग टाइम है, इट शुड बी लेस देन द परमिसिबल लॉक्ड रोटर टाइम ऑफ द मोटर। लॉक्ड रोटर टाइम क्या है, सी इंडक्शन मोटर में कंडीशन आता है, एक प्रॉब्लम आता है रोटर लॉकिंग का। ठीक है, तो वो जो रोटर लॉकिंग का जो टाइम है, उस टाइम से कम टाइम पे ही फ्यूज को ऑपरेट हो जाना चाहिए। ओके, द लॉक रोटर टाइम इज द टाइम फॉर विच द रोटर कैन बी सेफली स्टॉल विथ फुल सप्लाई वोल्टेज अप्लाई टू द स्टेटर। मतलब क्या है कि अपने मशीन में ये प्रॉब्लम पड़ा होगा लॉक रोटर का, जिसके लिए फिर वो स्क्यूड वाइंडिंग्स यूज़ करते थे, स्क्यूड रोटर्स यूज़ करते थे। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब नंबर ऑफ स्टेटर और रोटर में के जो ओके, तो ये जो लॉक रोटर का कंडीशन है ना, वो क्या है, जब नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स और नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स जो है आइडेंटिकल हो जाते हैं, या मल्टीपल नंबर्स में रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो स्लॉट्स है वो लॉक हो जाते हैं, मतलब वो फिर मूव नहीं हो पाता। ठीक है, वो एक दूसरे पे वो लॉक हो जाते हैं और फिर मूव नहीं होते। ठीक है, तो वो उस केस में क्या होता है, सप्लाई तो हम बराबर देते रहते हैं, पर बिकॉज ऑफ वो लॉकिंग की वजह से फिर मोटर जो है बराबर ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, तो उस कंडीशन के बारे में बता रहा है कि वो जो लॉक रोटर टाइम है, उस लॉक रोटर टाइम से कम होना चाहिए फ्यूजिंग का फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, ओके। आगे है बिग मोटर्स विच आर हाई वोल्टेज मोटर्स, मीन्स हाई वोल्टेज मोटर्स will need to be provided with an overcurrent protection for increased accuracy of protection as shown in figure 9.4। यहाँ पे दिखाया है वो हाई वोल्टेज मोटर्स के लिए ओवरकरेंट प्रोटेक्शन के लिए। The thermal capability characteristic of motor should be kept in mind while applying overcurrent protection. The overcurrent relay characteristic should be below the thermal capability characteristic as shown in the figure। जैसे ये वाले ग्राफ में हमने देखा था कि जो ओवरकरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसका थर्मल कैपेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक से कम होना चाहिए, मतलब इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। फाइन, देन ओनली नॉर्मल ऑपरेशन विल बी प्रोवाइडेड इन दी इंडक्शन मोटर। ठीक, in case of high impedance ground fault inside the motor, the fault current may happen to be less than the full load current. Such faults are difficult to detect using overcurrent approach। See, ये कौन सा कंडीशन बता रहा है, फेस फॉल्ट का ये एक कंडीशन है कि अगर लाइक हमने ग्राउंड जो प्रोवाइड किया है मशीन में, है ना, तो हाई इम्पिडेंस ग्राउंड प्रोवाइड किया है। हाई इम्पिडेंस ग्राउंड प्रोवाइड किया मतलब क्या, कि अगर उसमें कुछ फॉल्ट आता है तो फॉल्ट करंट विल बी लो रहेगा, बिकॉज हाई इम्पिडेंस प्रोवाइड किया है तो ऑब्वियसली हाई इम्पिडेंस की वजह से उसके थ्रू जो फॉल्ट आएगा दैट विल बी लो। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे केसेस में जो ओवर करेंट रिले है वो बराबर ऑपरेट ना करे। ठीक है, बिकॉज ओवर करेंट रिले क्या कैसे ऑपरेट कर रहा है कि जो भी उसका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, पिकअप वैल्यू है, उस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए तो फिर वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है हाई इंपिडेंस ग्राउंड में, मतलब हाई इंपिडेंस ग्राउंडिंग अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसके वजह से हाई इंपिडेंस की वजह से अगर फॉल्ट आता है तो बहुत ही मिनिमम फॉल्ट करंट फ्लो हो। तो अगर मिनिमम फॉल्ट करंट फ्लो हुआ और अगर वो पिकअप वैल्यू से कम रहा तो उस केस में तो ओवर करंट रिले नहीं ऑपरेट करेगा, है ना। तो जब नहीं ऑपरेट करा तो फिर तो अच्छा ही सही नहीं हुआ ऐसे केस में, मतलब इट शुड ऑपरेट ना, अगर फॉल्ट आ रहा है तो इट शुड ऑपरेट। तो ये जो है
ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर हाई इम्पीडेंस ग्राउंडिंग प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे केसेस के लिए हमको अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन रिले जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन का नाम मैंने इसलिए लिया बिकॉज ऑलरेडी हमने ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, हम भी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके। दूसरा केस हो गया, अगर हाई इम्पीडेंस ग्राउंड फॉल्ट होता है तो उस केस में कैसे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक, इसके पहले हमने फर्स्ट केस पढ़ा, अगर हाई वोल्टेज मोटर्स है तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड करना है मोटर को। ठीक है, ओके। थर्ड केस एक दिया है कि इन केस ऑफ बिग मोटर्स हुज केवीए रेटिंग इज मोर देन हाफ ऑफ द सप्लाई ट्रांसफर, मतलब केवीए रेटिंग अगर बड़ी है, ओके, केवीए रेटिंग बड़ा होना एंड वोल्टेज ज़्यादा होना दोनों में डिफरेंस है, फाइन। तो अगर बड़े मोटर्स है जिसकी केवीए रेटिंग ज़्यादा है, लाइक अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सप्लाई ट्रांसफार्मर के हाफ गुना ज़्यादा, मतलब 1.5 टाइम्स ज़्यादा, ओके, तो ऐसे केसेस में परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम रिकमेंड करते हैं। ओके, कौन सा केस है, जब हमारे पास बड़े मोटर्स है, लाइक बड़े केवीए मोटर्स है, तो उन मोटर्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, फेस फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, if the motor kVA rating is less than the half of the supply transformer kVA rating, overcurrent relay can be relied upon। मतलब अगर लाइक केवीए रेटिंग छोटी है मोटर की, इंडक्शन मोटर की, जो भी ट्रांसफार्मर सप्लाई ट्रांसफार्मर कनेक्ट हुआ है उसके केवीए से हाफ है सपोज, है ना, तो ऐसे मोटर्स के लिए हम ओवर करंट प्रोटेक्शन पे रिलाई कर सकते हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर का ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये सिटीज़ है, ठीक है, सिटीज़ है, दोनों साइड पे इंडक्शन मोटर है, ये तीन फेज के इसके टर्मिनल्स आ गए, इसके दोनों साइड में ये ट्रांसफार्मर्स आ गए सिटीज़। उसके बाद फिर जो सिटीज़ है फिर उससे कनेक्ट होता हुआ क्या है, ये ऑपरेटिंग कॉइल एंड रिस्ट्रेनिंग कॉइल्स। ओके, सो बेसिकली जो प्रिंसिपल है परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का वो तो हमको पता है। ओके, सो इफ आपको एग्जाम में पूछता है कि परसेंटेज डिफरेंशियल रिले फॉर इंडक्शन मोटर को आपको एक्सप्लेन करना है, सो डायग्राम ये 3 फेज मोटर का डायग्राम प्रोटेक्शन स्कीम का ये बना सकते हैं, और फिर बेसिक जो प्रिंसिपल है कि हाउ परसेंटेज डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करता है उस पर फिर आप उसका पूरा वर्किंग समझा सकते हो। मतलब कैसे ऑपरेट करता है, दो कॉइल्स यूज होते हैं यहाँ पे, है ना, ऑपरेटिंग कॉइल एंड रिस्ट्रेनिंग कॉइल। तो ऑपरेटिंग कॉइल्स में कौन से करंट फ्लो होते हैं, डिफरेंशियल करंट आते हैं ऑपरेटिंग कॉइल में, एंड रिस्ट्रेनिंग कॉइल में कौन से आते हैं, एवरेज करंट आते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली देर इज सम कंडीशन, वो कंडीशन को फॉलो किया सो रिले विल ऑपरेट, है ना, मतलब दोनों कंडीशन को ऑपरेट होना चाहिए एक्चुअली। कुछ तो रिस्ट्रेनिंग कॉइल में जो करंट जा रहा है, एवरेज करंट, वो एक रेटेड वैल्यू से एक्सीड हुआ, और अगर जो डिफरेंशियल करंट जो जा रहा है वो एक पर्टिकुलर रेटिंग से ज़्यादा हुआ, तो दोनों कंडीशन अगर यहाँ पे क्या कहना चाहिए, हो रहे हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन ओनली जो परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फिर ग्राउंड फॉल्ट इनसाइड द मोटर। ठीक है, वो जो आपको इसकी अभी हमने ये पढ़ा था ना कि जो हाई इम्पिडेंस ग्राउंड फॉल्ट है उसके लिए क्या है कि हम ओवर करंट रिलेज पे हम रिलाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमको कुछ अलग स्कीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाई इम्पिडेंस ग्राउंड प्रोटेक्शन हम अगर प्रोवाइड करते हैं तो वही हम ये इसमें ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। ग्राउंड फॉल्ट इनसाइड द मोटर, इसमें क्या दिया हुआ है, ये फिगर, दिस फिगर शोज एन arrangement for detecting high impedance ground fault. The three-phase line conductors carrying current to the motor from the primary of transformer. The secondary consists of a pickup coil wound on the coil. ये जो है सप्लाई लाइन से तीन जो लाइन्स हैं, तो ये तीनों लाइन से करंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आई पे अकॉर्डिंग टू तीन फेज ABC फेज लिया है, उसके अकॉर्डिंगली फेज वाइज ये करंट जा रहा है, किसको जा रहा है, इंडक्शन मोटर को। ठीक है,
सेकेंडरी साइड जो है, सेकेंडरी कंसिस्ट ऑफ अ पिकअप कॉइल वाउंड ऑन द कोर। सी यहाँ पे ये जो इस कोर में ये कॉइल वाउंड किया है, पिकअप कॉइल है, ठीक है। इससे कनेक्ट हुआ है आपका रिले, ऑपरेटिंग कॉइल रिले, उसकी ये कॉइल है, ठीक है। कॉइल रिले की कॉइल है ये, फाइन। तो ये इस तरह से कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अभी when the motor is running normally, the instantaneous sum of all the three line current is 0. Thus there is no net flux in the core. Hence the pickup coil does not have any voltage induced in it. ओके, सो इंडक्शन मोटर में नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन का केस अगर लेते हैं तो उस केस में जो 3 फेज से करंट जा रहे हैं, सो समेशन विल बी 0, ठीक है। तो समेशन 0 रहेगा, मतलब क्या है कि जो पिकअप कॉइल है रिले का, उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा और फिर रिले जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर हम एक कंडीशन लेते हैं, लाइक फॉल्ट का कंडीशन लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि फॉल्ट आया है, ओके। ये इस डायग्राम में लेते हैं हम, ठीक है। ओके, सी किसी एक फेज में फॉल्ट आया, सपोज the three line currents do not sum up to 0, thus there is a net primary mmf proportional to the fault current if। सी अगर यहाँ पे मशीन में किसी एक फेज में फॉल्ट आ गया, ठीक है। फॉल्ट आने के बाद क्या हुआ, फॉल्ट आया मतलब क्या कि एक्स्ट्रा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब वो जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, जो समेशन रहेगा तीनों फेज के करंट का, दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब वो 0 नहीं रहेगा, मतलब देयर विल बी फॉल्ट करंट, ठीक है। IF नाम का एक फॉल्ट करंट ले लिया, ठीक है। अब IF करंट का जो प्रोपोर्शनली MMF प्रोड्यूस होगा, फॉल्ट करंट के प्रोपोर्शनल जो MMF प्रोड्यूस होगा, वो MMF जो है वो इस कॉइल को एनर्जाइज करेगा। जैसे ही कॉइल को एनर्जाइज किया, मतलब क्या होना है, देयर विल बी करंट का फ्लो इस पर्टिकुलर सर्किट में, और जब करंट का फ्लो होगा तो ओवर करंट रिले जो है वो ऑपरेट करेगा, या ऑपरेटिंग कॉइल जो है रिले का वो ऑपरेट करेगा, सॉरी, ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ द रिले विल ऑपरेट। हाँ, so there is thus a flux in the CT core. The pickup coil has a voltage induced which can be sensed by an electronic circuitry, or the pickup coil can be made to drive the operating coil of a sensitive relay, ठीक है। If an electronic circuit is used to sense the voltage developed by the pickup coil, the current balance relay described above can be made extremely sensitive and can detect earth fault currents down to a few tens of milliamperes. Very high sensitivity, however, is likely to cause some nuisance tripping. Fine. हाँ, तो ये जो इसका जो ऑपरेशन है वो सिमिलर था, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन पड़ा था उसके सिमिलर था, ठीक है। उसमें भी हम क्या करते थे, कॉइल लेते थे जिसमें हम कुछ नंबर ऑफ वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते थे, ठीक है। दो सेम नंबर ऑफ वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते थे, और एक फिर एक एक्स्ट्रा जो रहता था वो ऑपरेटिंग कॉइल के लिए रहता था, ठीक है। तो जब अनबैलेंस्ड करंट आता था फेज में, उस केस में क्या होता था, जो कॉइल है उसमें MMF आता था, और फिर वो उस कॉइल को एनर्जाइज करता था, और फिर उस कॉइल में करंट फ्लो होता था, और फिर रिजल्टेंट क्या है कि ऑपरेटिंग कॉइल जो है वो रिले का वो ऑपरेट करता था, ठीक है। सो वैसे ही इसमें भी सेम उसी तरह का ऑपरेशन है, ठीक है। जब नॉर्मल कंडीशन रहेगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन रहेगा, तो उस केस में क्या है, तीनों फेजेस में फेज के अकॉर्डिंगली करंट फ्लो होंगे, IA IB IC करके, एंड रिजल्टेंट विल बी 0। पर अगर फॉल्ट का केस आता है तो उस केस में क्या रहेगा कि वो जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से वो कॉइल को एनर्जाइज करेगा, ओके। तो ग्राउंड फॉल्ट अगर आता है मोटर में तो उसके लिए क्या है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम यूज़ करना है, ओके। एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम में क्या रहता है, नॉर्मली एक कॉइल, एक्स्ट्रा कॉइल यूज रहेगा होगा, जिसमें हम जो रिले है, ऑपरेटिंग कॉइल रिले, उसको हम वाउंड करके रखेंगे, और फिर अगर एक्सेस करंट फ्लो होता है ग्राउंड फॉल्ट की वजह से, तो वो जो एक्सेस करंट है वो कॉइल को एनर्जाइज करेगा, और फिर रिले जो है वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म जो हो रहा है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में, ठीक है, ओके। फिर है इंटरडन फॉल्ट, ठीक है।
तो इंटरटर्न फॉल्ट क्या होता है? अगर आपको ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का ध्यान पे होगा तो इंटरटर्न फॉल्ट में जो वाइंडिंग्स प्रोवाइड होती है मशीन में, तो वो वाइंडिंग्स जो है वो शॉर्ट हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, वो वाइंडिंग शॉर्ट हो गई, ठीक है। तो वाइंडिंग शॉर्ट हो गई मतलब क्या कि मतलब उतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट ज़्यादा देर तक वो रहे मतलब वो मेंटेन रहेगा बहुत टाइम तक, तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। सो इंटरटर्न फॉल्ट ऑन द सेम फेज आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज दे डू नॉट कॉज एप्रिशिएबल चेंज इन द करेंट ड्रॉन बाय द मोटर, ओके। होता क्या है, जो इंटरटर्न फॉल्ट आता है वो जो मशीन में प्रोटेक्टिव स्कीम्स लगाए रहते हैं वो जल्दी से कैच नहीं कर पाता, या जल्दी से क्या वो कैच नहीं कर पाता कि ऐसा कुछ एबनॉर्मल कंडीशन हुआ है, ऐसा कुछ फॉल्ट आया है, ठीक है। सो हाउएवर सच फॉल्ट्स कॉज हॉट स्पॉट्स टू डेवलप लीडिंग टू डिटेरियोरेशन ऑफ इंसुलेशन। मतलब क्या है, मैंने जैसे कहा कि कुछ मतलब इनिशियली वो कैच में नहीं आएगा, बट वो फॉल्ट ज़्यादा देर तक है, मेंटेन रहा है अगर सिस्टम में बहुत देर तक, तो वो जो है वो थोड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ज़्यादा देर तक अगर सस्टेन रहेगा सिस्टम में इंटरटर्न फॉल्ट, तो वो इंसुलेशन को डिटेरियोरेट कर सकता है, मतलब इंसुलेशन को ख़राब कर सकता है, ठीक है। No specific protection against interturn faults is needed for most motors except very big motors. Embedded temperature detectors may be relied upon to provide protection against interturn fault. Okay, so ये जो interturn fault है वो लाइक बड़े मशीन्स, बड़े मोटर्स के लिए ही उसमें ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंटरटर्न फॉल्ट के लिए बड़े मोटर्स में। एंड उसमें प्रोटेक्शन क्या प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिटेक्टर्स यूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो इंटरटर्न फॉल्ट की वजह से क्या हो रहा है, इंटरटर्न फॉल्ट की वजह से उस शॉर्ट जो हो गया है, वाइंडिंग शॉर्ट हो गया, मतलब वहाँ पे कुछ तो हाई अमाउंट का करंट जाएगा, तो जो हाई अमाउंट का करंट है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन रहेगा अगर सिस्टम में, तो वो क्या हीटिंग इफेक्ट पैदा करके फिर वो इंसुलेशन को बंद कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है, या मशीन को कुछ इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो किसकी वजह से हो रहा है सारा चीज़, हीटिंग इफेक्ट की वजह से, ओके। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है, तो ऐसे फॉल्ट्स को से बचने के लिए टेम्परेचर डिटेक्टर्स एम्बेड किया जाता है बड़े मोटर्स के लिए, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द इंटरटर्न फॉल्ट इन एनी इंडक्शन मोटर, ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फिर एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस फ्रॉम सप्लाई साइड, ठीक है। सप्लाई साइड से क्या क्या ऐसे एबनॉर्मेलिटीज आ रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ, आपको सिंगल फेजिंग से आपको स्टार्ट करती हूँ एक्सप्लेन करना, ठीक है। ओके, तो सिंगल फेजिंग क्या है, single phasing can occur because of a non-closure of one pole of a three-phase contactor or circuit breaker, a fuse failure or similar causes, ठीक है। मतलब दिज आर द कॉजेज जिसकी वजह से सिंगल फेजिंग होता है। सिंगल फेजिंग में एक्चुअली होता क्या है, अगर थ्री फेज कनेक्शन दिया है तो कोई एक फेज फेल हो जाता है, उसकी वजह से सिंगल फेज में ऑपरेशन करना शुरू कर देता है मशीन। अब ऑब्वियसली बात है, कोई मशीन को हमने अगर थ्री फेज में डिज़ाइन करके रखा है एंड अगर हम उसको सिंगल फेज में ऑपरेट करा रहे हैं, तो देयर विल बी सम एबनॉर्मेलिटीज विल बी देयर, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ेंगे ही, ठीक है। ओके, तो सिंगल फेजिंग कॉजेज नेगेटिव सीक्वेंस करेंट टू फ्लो, ओके। तो क्या हो रहा है, सिंगल फेजिंग के वजह से नेगेटिव सीक्वेंस करेंट का फ्लो हो सकता है मशीन में, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस करेंट मतलब सी नॉर्मल हम जो करेंट्स रहते हैं उसको लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस में डिवाइड किया है हमने, ठीक है। तो वो नेगेटिव सीक्वेंस का नेचर कैसा रहता है, वो अपोजिट डायरेक्शन का रहता है उसका नेचर, ठीक है। मतलब नॉर्मली जो भी फ्लो हो रहा है उसके अपोजिटली वो ड्रॉ होगा, ठीक है। सो द मोटर हैज़ अ लिमिटेड एबिलिटी टू कैरी नेगेटिव सीक्वेंस करेंट बिकॉज ऑफ थर्मल लिमिटेशन, ओके। तो ड्यू टू थर्मल लिमिटेशन जो भी मोटर है उसका नेगेटिव सीक्वेंस करंट कैरी करने का जो एबिलिटी वो लिमिटेड होता है, ओके। So single phasing causes the motor to develop insufficient torque, leading to stalling, making the motor to draw excessive current, and finally
लीड्स टू बर्न आउट अनलेस द मोटर इज ट्रिप्ड। हो क्या रहा है, सिंगल फेजिंग की वजह से क्या हुआ, नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो हो रहा है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। ओके, तो देर देर विल बी जो टॉर्क है, जो टॉर्क प्रोड्यूस करना है वो इनसफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मतलब जितना आप रिक्वायर है मोटर को उतना ना करके थोड़ा कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, स्टॉलिंग हो सकता है। स्टॉलिंग मतलब क्या, जो इंडक्शन मोटर में जो स्टॉप का कंडीशन आता है ना, स्टॉलिंग मतलब किसको कहते हैं, जब नॉर्मली हम सप्लाई दे रहे हैं मशीन को पर स्टिल जो मशीन है, मोटर है, वो बराबर ऑपरेट नहीं कर रहा है, स्टॉप हो गया। ओके, सो वो कंडीशन कहलाता है स्टॉलिंग कंडीशन। ओके, सो क्या हुआ, सिंगल फेजिंग के वजह से क्या हुआ, इनसफिशिएंट टॉर्क डेवलप हुआ, एंड इनसफिशिएंट टॉर्क डेवलप हुआ उसकी वजह से स्टॉलिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, हाँ, मेकिंग द मोटर टू ड्रॉ एक्सेसिव करंट एंड फाइनली लीड्स टू बर्न आउट अनलेस द मोटर इज ट्रिप्ड। ओके, सो ये सी, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फर्स्ट वन है कि इनसफिशिएंट टॉर्क हुआ, इनसफिशिएंट टॉर्क हुआ। सेकेंड वन है स्टॉलिंग कंडीशन हो सकता है। थर्ड कंडीशन है एक्सेसिव करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, एंड फाइनली लीड्स टू बर्न आउट अनलेस द मोटर इज ट्रिप्ड। ओके, मतलब सिंगल फेजिंग के वजह से इनसफिशिएंट टॉर्क डेवलप हुआ। इनसफिशिएंट टॉर्क डेवलप हुआ मतलब क्या, वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि मोटर को रोटेट कर पाए। तो जब वो मोटर को रोटेट नहीं कर पा रहा है तो स्टॉलिंग कंडीशन आएगा, और स्टॉलिंग कंडीशन की वजह से फिर क्या है, एक्सेसिव करंट ड्रॉ हो सकता है। मतलब क्या कि हम बराबर सप्लाई दे रहे हैं पर स्टिल जो मोटर है वो रोटेट नहीं कर रहा है, तो फिर मशीन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करंट फिर ड्रॉ करने लग जाता है। तो एक्स्ट्रा करंट की वजह से ये जो एक्सेसिव करंट ड्रॉ हो रहा है, ये फिर क्या हो सकता है, एक्सेसिव करंट मतलब किसी भी मशीन की बात हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है मतलब वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम आएगा। और हीटिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है मतलब बर्न जो है, बर्न जो भी बाइंडिंग्स है या मशीन है वो बर्न हो सकते हैं। ओके, और फिर मशीन की बाइंडिंग या उसका कोई भी पार्ट अगर जल गया तो फिर क्या हो जाएगा, मोटर फिर ट्रिप हो जाएगा, मतलब वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, so there is a thermal limit on the amount of negative sequence current that can be safely carried out by the motor. ओके, मतलब नेगेटिव सीक्वेंस, इसीलिए नेगेटिव सीक्वेंस कैरी करने का के लिए एक थर्मल लिमिट रहती है मशीन की, और उस थर्मल लिमिट में फिर वो सेफली मोटर को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, द क्वांटिटी आई स्क्वायर टी रिप्रेजेंट द एनर्जी लिबरेटेड एज हीट ड्यू टू नेगेटिव सीक्वेंस करंट I2। सी, यहाँ पे जो आई स्क्वायर टी है, आई स्क्वायर टी क्या बताता है, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है ना, आई स्क्वायर टी मतलब कितना हीट जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी एक्चुअली, तो यहाँ पे I2 स्क्वायर है, तो I2 क्या है, ये नेगेटिव सीक्वेंस करंट है। फाइन, तो ओके, तो I2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव सीक्वेंस करंट को। और ये जो इंडक्शन मोटर है इसमें ये वैल्यू दी हुई है I2 स्क्वायर टी इक्वल टू 40, मतलब दिस इज द कंडीशन जिस वैल्यू तक ये उसकी जो थर्मल कैपेबिलिटी है उतनी रहेगी मशीन की। ओके ओके, सो इंडक्शन मोटर के लिए ये एक वैल्यू दिया हुआ है स्क्वायर टी इक्वल टू 40। तो ये जो है ये थर्मल कैपेबिलिटी, मतलब मोटर की जो थर्मल कैपेबिलिटी कैरी करने की जो पावर है वो लाइक कितना कैपेबल है, वो ये वैल्यू बताता है, मतलब इतनी वैल्यू तक वो नॉर्मली हेल्दी सेफली वो ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, ओके ओके, तो हाँ, तो सिंगल फेजिंग क्या है एंड सिंगल फेजिंग में से क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, और ओके, तो ये सारा कुछ है। एंड सिंगल फेजिंग, ओके फाइन, तो सिंगल फेजिंग में बेसिकली हमने देखा कि उसमें इशू क्या आ रहा है, थर्मल इफेक्ट का इशू आ रहा है ना। तो इसमें फिर रिले जो है वो थर्मल रिले यूज करेंगे सिंगल फेजिंग से मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, हाँ, फिर है अगला एक प्रॉब्लम है रिडक्शन इन सप्लाई वोल्टेज। ओके, रिडक्शन इन सप्लाई वोल्टेज मतलब अंडर वोल्टेज में आपका मशीन ऑपरेट कर रहा है। ओके,
तो अंडर वोल्टेज में ऑपरेट कर रहा है, तो ये इससे क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको टॉर्क का इक्वेशन बताती हूँ इंडक्शन मोटर में, ठीक है। तो टॉर्क का इक्वेशन है टॉर्क इक्वल टू, इसका फॉर्मूला एक्चुअली ये वोल्टेज का इसका रिलेशन रहता है, देयर विल सम कांस्टेंट के, ठीक है। स्लिप एस, फुल लोड टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो स्लिप एस, स्लिप तो रहेगा, फिर जो रोटर का ईएमएफ है उसका स्क्वायर, E2 का स्क्वायर है ना, इनटू R2, ओके, डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस एस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिलेशन से जो टॉर्क है उसका और ये ईएमएफ का क्या रिलेशन है, ओके। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप अंडर वोल्टेज पे अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी सप्लाई वोल्टेज जितना रेटेड वोल्टेज है उससे कम अगर मिल रहा है मशीन को, तो क्या होना है, जो टॉर्क जितना सफिशिएंटली, मतलब जितना टॉर्क प्रोड्यूस करना है उतना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो सफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब जब सफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे फिर क्या प्रॉब्लम आएगा, अगेन वहाँ पे फिर वो मे बी देर में बी पॉसिबल कि आपका रोटर रोटेट ना करे, और रोटर रोटेट ना करेगा फिर क्या होगा, सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेगा मोटर। तो जब एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेगा फिर क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट आएगा, और फिर अगेन आपको आगे का प्रोसेस पता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी लिखा है वो एक बार मैं रीड कर रही हूँ। The torque developed by an induction motor is proportional to the square of the applied voltage. Therefore, any small reduction in voltage has a marked effect on the developed torque. Fine. मतलब अगर आपने इस वोल्टेज में कमी करी, so there will be directly affecting the torque production in the motor, ठीक है। So the reduced torque may cause the motors to lose speed and draw more current, okay। तो क्या हो रहा है, because बराबर सफिशिएंट टॉर्क मिल नहीं पा रहा है, तो मे बी पॉसिबल कि रोटर अच्छे से रोटेट ना कर पाए, या हो सकता है कि रोटेट ही ना करे, ओके। तो मतलब कंडीशन वही रहेगा कि स्पीड जो है उसका कम हो जाएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा करंट वो ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लार्ज मोटर शुड बी डिस्कनेक्टेड व्हेन अ सिवियर लो वोल्टेज कंडीशन परसिस्ट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स, ओके। तो इसके वजह से क्या है कि ये जो बड़े मोटर्स होते हैं उनको डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर देते हैं अगर इस तरह की लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। मतलब अगर कुछ सेकंड्स तक वो लो वोल्टेज में कंटिन्यूसली मिल रहा है मशीन को, तो ऐसे केसेस में बड़े मोटर्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जब उसको सफिशिएंट टॉर्क नहीं मिल रहा है तो रोटर फिर रोटेट नहीं करेगा, फिर वो एक्स्ट्रा हाई करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, और फिर जो एक्स्ट्रा करंट है वो मशीन को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। ओके, अंडर वोल्टेज रिलेज में बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिड्यूस्ड सप्लाई वोल्टेज। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए अंडर वोल्टेज रिलेज यूज करते हैं, ओके। अंडर वोल्टेज रिलेज यूज करते हैं, सप्लाई वोल्टेज रिडक्शन का प्रॉब्लम आता है तो, ठीक है, ओके, ठीक। नेक्स्ट है फिर रिवर्सल ऑफ फेजेस, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। रिवर्सल ऑफ फेजेस मतलब क्या है कि वो जो फेज सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं ना उसमें कुछ चेंजेस कर दिया, आईबीसी का एसीबी कर दिया, ऐसा कुछ, ओके। सो व्हेन देयर इज अ रिवर्सल ऑफ फेज सीक्वेंस, possibly due to reversal of phases, the motor rotates in a direction opposite to its normal direction of rotation. सी जब फेज सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। द मोटर रोटेट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, फाइन। सो इन सेवरल एप्लीकेशंस सच एज होइट्स एंड एलिवेटर्स देयर इज अ सीरियस हैजर्ड। तो इस तरह के एलिवेटर्स वगैरह में ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है ये होना, बिकॉज सी
नॉर्मली आप सोच सकते हैं एलिवेटर में हम जा रहे हैं, फाइन, वहाँ पे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया, फेज रिवर्सल का प्रॉब्लम आ गया, तो एलिवेटर को ऊपर न जाके कहाँ कहाँ चला जाएगा, मतलब लाइक जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये जो है ही सीरियस प्रॉब्लम कर सकते हैं ऐसे इस तरह के एप्लीकेशंस में। ओके, in such situation a phase sequence detector, which is generally a part of under voltage or over voltage or a negative phase sequence protection scheme, can be used to instantaneously trip the motor। okay, so ऐसे केसेस में हम फेज सीक्वेंस डिटेक्टर यूज करते हैं। फेज सीक्वेंस डिटेक्टर क्या करता है, कभी जैसे इस तरह के मशीन हमको ऑपरेट करना है ना, तो फेज सीक्वेंस डिटेक्टर यूज करते हैं, तो वो बराबर चेक करता है कि वेदर दी जो कनेक्शन हमने कर रखा है वो फेज बराबर फेज सीक्वेंस है कि नहीं, है ना, कुछ रिवर्सल हो गया क्या, वो सारा कुछ वो चेक करता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर हम वापस से फिर उसको सही करके ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ एबनॉर्मल कंडीशन हमने पढ़े। ओके, अभी भी अपना टॉपिक बाकी है, सो वो अगले वीडियो में मैं आपको वो सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया। ठीक है, एक रिवाइज जैसा कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है आज, हमने पहले तो ये देखा कि कौन कौन से एबनॉर्मल कंडीशंस हो सकते हैं इंडक्शन मोटर्स में, और सप्लाई मशीन का बॉडी और फिर लोड, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये स्टार्टिंग करंट का फिनोमेना देखा, स्टार्टिंग करंट का ये फॉर्मूला देखा, जिसमें जो है स्टार्टिंग करंट जो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लिप के। ठीक है, स्लिप मतलब स्पीड के, बिकॉज स्लिप कहाँ से मिलता है आपको, रिलेटिव स्पीड, जो इंडक्शन मोटर का रिलेटिव स्पीड है वहाँ से, फाइन। तो स्पीड में अगर इफेक्ट आएगा मतलब करंट में इफेक्ट आएगा। ठीक है, फिर हमने ये एक ग्राफ देखा था, जिस ग्राफ में हमको 3 वेव फॉर्म दिखाए थे। एक तो था जो स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है इंडक्शन मोटर का, फिर दूसरा था ओवर करंट रिले का कैरेक्टरिस्टिक, और थर्मल कैपेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो जो ओवर करंट रिले का कैरेक्टरिस्टिक है वो जो है स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक से ज़्यादा होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए, तभी स्टार्टिंग करंट जो हाई करंट फ्लो होता है उसको वो सेंस नहीं करेगा, नॉर्मल इसमें ऑपरेट करेगा। अदरवाइज जब कुछ हार्मफुल जो भी फॉल्ट कंडीशन आता है उस केस में फिर ओवर करंट रिले ऑपरेट करेगा, और जो थर्मल कैपेबिलिटी है उसके लाइन से थोड़ा नीचे होना चाहिए। ठीक है, ओके, फिर फॉल्ट्स देखें कि मोटर टर्मिनल में जो फेज फॉल्ट आता है। ठीक है, तो वो जो फेज फॉल्ट आता है वो लाइक नॉर्मल जो रेटिंग करंट है उससे काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, एंड उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसी वजह से फिर इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले यूज़ करते हैं ताकि इंस्टेंटली हम उस इशू को सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, फिर देखा था फेज फॉल्ट, किसी भी मोटर में फेज फॉल्ट, फिर हमने उसमें देखा था कि भाई कोई भी मशीन हो उसको लाइक उसकी वोल्टेज रेटिंग और उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली उसमें जो प्रोटेक्शन है वो हम उसके अकॉर्डिंग लाइक डिवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली जो छोटे मशीन्स है या छोटे मोटर्स है उसमें हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं, और फिर जैसे लाइक थोड़े बड़े हुए जैसा भी उसके अकॉर्डिंगली फिर उसमें जो प्रोटेक्शन है वो चेंज होता है। तो जैसे बड़े मोटर्स है, बड़े मोटर्स मतलब हाई वोल्टेज वाले मोटर्स है, तो वहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं उसमें प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और हाई इम्पिडेंस ग्राउंड फॉल्ट का कंडीशन है, मतलब हाई इम्पिडेंस ग्राउंड फॉल्ट का केस आता है अगर किसी मशीन में, तो उस केस में क्या है, ओवर करंट रिले यूज़ नहीं हो सकता है। तो ओवर करंट रिले यूज़ नहीं हो सकता तो कुछ दूसरा तो हमको प्रोटेक्शन स्कीम देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सी ये वाला स्कीम यूज़ करते हैं जिसमें कि हम एक एक्स्ट्रा ओवर करंट रिले का कॉइल लगा के रखते हैं, और जब एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है तो वो जो है वो कॉइल को एनर्जाइज करता है। ठीक है, ओके, फिर बारी आती है बड़े मोटर्स लाइक बड़े केवीए मोटर्स की। तो बड़े केवीए मोटर्स के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लाइक परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम यूज़ करते हैं। ठीक है, बड़े मोटर्स के लिए मतलब बड़े केवीए वाले के लिए परसेंटेज स्कीम, और अगर छोटे लाइक कम केवीए है तो उसके लिए ओवर करंट रिले इज़ ओके। ठीक है, फिर अगर मैंने बताया था कि आपको अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम बताना पड़ेगा परसेंटेज डिफरेंशियल, तो डायग्राम तो आपको पता ही है, डायग्राम में 2 कॉइल्स आते हैं, रिस्ट्रेनिंग और ऑपरेटिंग कॉइल, और उसके अकॉर्डिंगली 2 करंट्स फ्लो होते हैं, डिफरेंशियल करंट और एवरेज करंट, और उसकी फिर वो कंडीशंस होती है जो हमको फॉलो करना है इसका स्कीम एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है,
फिर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन पढ़ा था कि कैसे नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली जीरो टोटल सम ऑफ करंट जीरो रहेगा, और जब फॉल्ट आएगा तो फिर वो जो एक्स्ट्रा फॉल्ट करंट है वो इस रिले के कॉइल को एनर्जाइज करेगा और फिर रिले ऑपरेट करेगा। ठीक है, फिर इंटरटर्न फॉल्ट देखा था। इंटरटर्न फॉल्ट क्या है, जब वो जो वाइंडिंग के जो कॉइल्स है वो शॉर्ट हो जाते हैं उसको इंटरटर्न फॉल्ट कहते हैं। तो वो क्या बड़े बड़े मोटर्स के लिए इसके लिए प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड करके रखते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन स्कीम में क्या यूज़ करते हैं, टेम्परेचर डिटेक्टर यूज़ करते हैं, बिकॉज वो इंटरटर्न फॉल्ट की वजह से लाइक टेम्परेचर इफेक्ट आता है, सो टेम्परेचर डिटेक्टर यूज़ करते हैं ऐसे फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए। ठीक है, ओके। फिर एबनॉर्मल कंडीशन देखा था सप्लाई साइड में। सो उसमें फिर हमने सिंगल फेजिंग देखा था। सिंगल फेजिंग में क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होता है। नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से क्या होता है, मोटर जो है वो इनसफिशिएंट टॉर्क डेवलप करता है। इनसफिशिएंट टॉर्क की वजह से स्टॉलिंग कंडीशन भी आ सकती है मशीन की। स्टॉलिंग कंडीशन मतलब मोटर रन ही नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना। और फिर एक्सेस करंट ड्रॉ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बाइंडिंग या उसकी कोई पार्ट बर्न हो सकता है। तो ऐसे केस के लिए भी क्या करने का अपने को, थर्मल लिमिट उसका कुछ तो डिसाइड करके रखते हैं, और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थर्मल रिले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये कंडीशन बताया था कि ये एक थर्मल कैपेबिलिटी कंडीशन होता है मोटर के लिए। I2 = T = 40। I2 क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट है। T है जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हाई करंट फ्लो है, मतलब जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो वो पूरा टाइम जो है वो T से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ। फिर सप्लाई वोल्टेज में रिडक्शन देखा। तो रिडक्शन की वजह से क्या हो सकता है, टॉर्क और वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इनफैक्ट टॉर्क जो है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर रहता है। तो अगर वोल्टेज में थोड़ा भी रिडक्शन आया तो टॉर्क में डायरेक्टली उसका इफेक्ट दिखेगा। और जब टॉर्क में इफेक्ट दिखेगा मतलब टॉर्क अगर इनसफिशिएंट हो गया, मतलब रोटर को बराबर से रोटेट नहीं कर पा रहा है, तो अगेन वो एक्सेसिव करंट फ्लो ड्रॉ करना शुरू कर देता है, और फिर जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है किसी मशीन के लिए या ये इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, अगर बड़ी मोटर्स में हो रहा है ये प्रॉब्लम, तो डायरेक्टली वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई, ताकि कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना हो उसकी वजह से। एंड जो सप्लाई वोल्टेज में रिडक्शन का जो प्रॉब्लम आया है, इसको ओवरकम करने के लिए अंडर वोल्टेज रिले यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ। फेज रिवर्सल ऑफ फेजेस में क्या है, फेज सीक्वेंस अगर रिवर्स हो गया, मतलब लाइक ABC था तो AC भी कुछ ऐसा कनेक्शन कर गया, उसकी वजह से क्या होता है कि जो मोटर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है, या ऑब्वियसली बात है नॉर्मल जैसे रोटेट हो रहा है उसके ऑपोजिट में रोटेट होने लग जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए जो रिवर्सल ऑफ सीक्वेंस फेज सीक्वेंस है, ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, फेज सीक्वेंस डिटेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। बाकी फिर मैं आपको अगले जो मैं लेक्चर आपको वीडियो भेजूंगी उसमें मैं बाकी इसका फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।